10th क्लास साइंस। तो देखो हमने डायमंड के बारे में पढ़ लिया, हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और मैंने बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, शायद मैंने बताया था, ठीक है, मुझे पक्का नहीं पता। नंबर 1 पर आता है अपना डायमंड भाई, नंबर 2 पर आती है ग्रेफाइट, ठीक है। फिर हुआ क्या भाई, पहले तो दो की डिस्कवरी हुई थी, डायमंड और ग्रेफाइट की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साइंटिस्टों की चुल खत्म नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो 1985 तक तो हम केवल इन्हीं दो आइसोटॉप से काम चला रहे थे। 1985 तक हम इन्हीं दो आइसोटॉप से काम चला रहे थे। कौन से वाले दो आइसोटॉप्स? डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन जब इससे भी पेट नहीं भरा ना, तो हमने डिस्कवर करी एक आइसोटॉप की और 1985 के अंदर, जिसका नाम यहां पर पड़ा फुलरीन। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फुलरीन। कितना अजीब सा नाम है, फुलरीन। चक्कर क्या है, डायमंड के बारे में तो बचपन से सुनते हैं, ग्रेफाइट के बारे में बचपन से सुनते हैं। बचपन से का मतलब क्या है? छोटी क्लासेस से सुनते हैं, ठीक है। बचपन का मतलब ये नहीं कि जब बच्चा चल रहा होता है तब भी सुन लेता है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। बचपन का मतलब है छोटी क्लासेस में सुन लेते हैं। लेकिन फुलरीन की बातें ज्यादा नहीं होती, या फिर शायद होती नहीं है। लेकिन ये भी हमारा एक तीसरा आइसोटॉप है, सॉरी आइसोटॉप कह रहा हूं, एलोट्रोप है। तीसरा एलोट्रोप माना जाता है कार्बन का। ये भी अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कार्बन, है ना। 100 कार्बन, 200 कार्बन, 500 कार्बन, हजार कार्बन के एटम डायमंड के अंदर, 500 600 कार्बन के एटम, 70 80 कार्बन के एटम ग्रेफाइट के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से फुलरीन का भी यही हिसाब किताब है। लेकिन फुलरीन में खासियत होती है डायमंड और ग्रेफाइट के मुकाबले, डायमंड और ग्रेफाइट के मुकाबले फुलरीन के अंदर एक खासियत है, इनके अंदर फिक्स कार्बन एटम नहीं होते। इनके अंदर फिक्स कार्बन एटम नहीं होते हैं। किसी किसी डायमंड के अंदर 400 कार्बन एटम पाए जाएंगे, किसी किसी डायमंड के अंदर 100 कार्बन एटम पाए जाएंगे, किसी किसी डायमंड के अंदर हजारों कार्बन एटम पाए जाएंगे, और किसी किसी डायमंड के अंदर 500 कार्बन एटम पाए जाएंगे। मतलब यहां पर कार्बन के एटम की जो संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती, ज्यादा भी कार्बन मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। सेम यहां का है ग्रेफाइट का, लेकिन फुलरीन के अंदर फिक्स होता है। जिसमें से अब तक जो सबसे पहले फुलरीन डिस्कवर की गई थी, जिसका नाम है C60। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कार्बन 60 फुलरीन। अब नाम से ही पता चल रहा है, इस फुलरीन के अंदर गारंटी है कि कितने कार्बन एटम मिलेंगे। इस फुलरीन के अंदर गारंटी है कि 60 कार्बन एटम मिलेंगे, ना तो 60 से ज्यादा और ना ही 60 से कम। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके अंदर फिक्स कार्बन एटम होते हैं। जबकि डायमंड में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स अटैच हुए हुए होते हैं डायमंड के अंदर। और सिमिलर बात ग्रेफाइट पर भी अप्लाई होती है। तो तुम समझ गए होंगे, आज की क्लास में हमें ये तीसरा एलोट्रोप पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर इस वाले एलोट्रोप के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, थोड़ी बहुत बता रखी है बस, ठीक है। तो डायमंड का डिजाइन तो तुमने देख ही लिया था कैसा होता है ना। इसी तरीके से ग्रेफाइट का भी डिजाइन देख लिया था। अब मैं तुम्हें इसका बताता हूं, फुलरीन का। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल तुम देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। फुलरीन बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देती है जैसे स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। जैसे फुटबॉल होती है, बॉल होती है ना, बॉल, सोकर बॉल होती है जिस पर हम किक करते हैं, खेलते हैं। तो दिखने में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके का होता है जैसा स्क्रीन पर दिखा रखा है। ये अलग अलग तरह की होती है फुटबॉल, गोल। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इसका शेप होता है स्फेरोइडल। स्फेरोइडल को सिंपल भाषा में बोलो तो इसका शेप कैसा होता है? स्फेयर की तरह होता है, जैसे मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा ना बॉल, वो होता है ये बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीसरा आइसोटॉप लिखो, तीसरे आइसोटॉप में लिखो। अच्छा मैंने सी क्यों लिखवाया? फुलरीन बोर्ड पे लिखा हुआ है फुलरीन, तुम लोग सोचोगे कि मैंने एस क्यू लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एस हटा सकते हैं, लेकिन एस लगाना है। फुलरीन, फुलरीन्स बोल दो इसको, है ना, फुलरीन्स बोल सकते हैं।
अच्छा सी क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल ए में हमने डायमंड पढ़ा, पहला एलोट्रोप। कैपिटल बी के अंदर हमने ग्रेफाइट पढ़ा, दूसरा एलोट्रोप। और कैपिटल सी के अंदर तीसरा एलोट्रोप पढ़ रहे हैं। क्या ये भी प्योर फॉर्म होती है कार्बन की? हाँ प्योर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जैसे डायमंड के अंदर भी कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलता, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरीके से फुलेरिन के अंदर भी हमें कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले तो फुलेरिन के बारे में हम एक छोटा सा पॉइंट बनाकर लिखेंगे। हम लिखेंगे इसकी डिस्कवरी। आखिर वो कौन से महापुरुष थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी करी? तो भाई तीन तीन महापुरुष थे, तीन तीन, जिन्होंने 1985 में एक नया एलोट्रोप और डिस्कवर करके रख दिए जिसका नाम है फुलेरिन। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है फुलेरिन। तो उन तीनों के नाम आएंगे भाई, उन तीनों ने इतिहास रचने वाली बात कर दी, बिल्कुल ठीक है। तो डिस्कवरी के आगे लिखो, हाँ लिखो डिस्कवरी के आगे, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो। सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो, एक बंदा तो ये था, ठीक है, सर डब्ल्यू हैरोल्ड क्रोटो। तो एक बंदा तो ये था ना, कॉमा लगा के लिखो दूसरा, रिचर्ड ई स्मोले। रिचर्ड ई स्मोले, ठीक है। ए को लिखो एंड रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर, ठीक है। तो ये तीन बंदे थे जिन्होंने ये करतूत करके दिखाया। क्या करतूत करा? करतूत ये करा कि फुलेरिन की डिस्कवरी इन लोगों ने करी। और ये काम कब किया गया? 1985 से पहले तो हम खुश थे, 1985 से पहले तो हम डायमंड और ग्रेफाइट से खुश थे, लेकिन 1985 के अंदर इस तीसरे एलोट्रोप की डिस्कवरी हो गई जिसका नाम क्या दिया गया? फुलेरिन। अच्छा इसका नाम फुलेरिन बाद में पड़ा था, डिस्कवरी पहले हो गई थी और नाम इसका फुलेरिन बाद में पड़ा था। फुलेरिन इसका नाम कैसे पड़ा था? एक बंदा था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है, उसका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर, बक मिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर, ये उस साइंटिस्ट का नाम था। इसने कुछ नहीं करा था, इसने तो बस अपना एक डोम बनाया था, डोम, ठीक है। जियोडेसिक डोम होता है ना, रहने की जगह, ऐसी शेप गुफा टाइप गोल गोल। तुमने अब कभी डोम देखे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो इस तरह के डोम होते हैं, ऐसे भी डोम होते हैं। रोबोट पिक्चर में तुमने देखे होंगे, रजनीकांत की जो रोबोट मूवी थी वहां पर भी एक दो डोम दिखाए गए थे, अगर ध्यान से देखी है तो। खैर कोई बात नहीं, इस तरह के ये डोम पाए जाते हैं। तो उसने ऐसा डोम बनाया था। तो वो डोम किससे मिलता जुलता था? वो डोम जो है फुलेरिन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था, इसलिए फुलेरिन का नाम फुलेरिन पड़ गया। और उस पर्टिकुलर फुलेरिन को एक नाम से और जाने लगा, क्या बोला जाता है? बकमिंस्टर फुलेरिन। इसने अपने डोम के नाम पर उस फुलेरिन का नाम रख दिया जिसका नाम क्या हो गया? जिसका नाम हो गया बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि फुलेरिन को बकमिंस्टर फुलेरिन क्यों कहते हैं। तो तुम्हें बता देना है कि एक साइंटिस्ट था जिसने एक डोम बनाया और वो डोम इस फुलेरिन से मिलता जुलता था, इसलिए इस फुलेरिन का नाम भी बकमिंस्टर फुलेरिन पड़ गया। सारी बातें लिखवा दूंगा, अभी तो मैंने डिस्कवरी लिखवाई है बस, ठीक है। तो ये तो हुई बेसिक बात की वो कौन से तीन लोग थे जिन्होंने फुलेरिन के बारे में हमें बताया, ठीक है। अब हम एक एक करके फुलेरिन के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, हाँ नंबर 1 लिखो। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इसकी शेप स्फेरिकल होती है, बिल्कुल जैसे फुटबॉल होती है ना, तुम देख सकते हो स्क्रीन पर, जैसे फुटबॉल होती है बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। मतलब कि इसका स्ट्रक्चर स्फेरोइडल होता है, स्फेरोइडल मतलब कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका जो डिजाइन होता है
वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो। तो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक फुलरीन था, सबसे पहला और सबसे बेसिक फुलरीन क्या था? कार्बन 60। कार्बन 60, इसको शॉर्ट में C60 फुलरीन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? C60 फुलरीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली इसकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद तो फुलरीन की बाढ़ आ गई। कार्बन 20, कार्बन 40, कार्बन 50, कार्बन 25, कार्बन 80, फिर तो फुलरीन की बाढ़ आती चली गई, लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक ये था। तो नंबर 1 में लिखो, they are they are spheroidal, बोर्ड पे लिखा हुआ है spheroidal, they are spheroidal in shape, spheroidal in shape, मतलब इसका जो शेप होता है वो स्फेरोइडल होता है, फुटबॉल की तरह लगती है, स्फेरोइडल इन शेप, एंड कंटेन बोर्ड पे लिखा हुआ है इवन नंबर, कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इवन नंबर में होते हैं, इवन नंबर में। इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल्स में, जैसे कि 60, 80, 26, 100, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था सबसे बेसिक डिजाइन, सबसे पहला डिजाइन, सबसे पहली डिस्कवरी किसकी थी? कार्बन 60 की थी। उसके बाद तो फुलरीन की बाढ़ आ गई, समझो, कभी ये फुलरीन, कभी वो फुलरीन, दुनिया भर के फुलरीन, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे फुलरीन है, अगर तुम गूगल पे सर्च करते हो तो लिस्ट निकल कर आ जाएगी कि किसकी डिस्कवरी किसने करी है, तो वो सारा तुम वहां पर एंजॉय कर सकते हो अगर खाली टाइम है तो। तो इवन नंबर में कंटेन होते हैं इसके अंदर कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और कहां से कहां तक हैं अभी तक? तो लिख लो, कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम, इसी में लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है रेंज, रेंजिंग फ्रॉम, रेंजिंग फ्रॉम 60 टू 350, रेंजिंग फ्रॉम 60 टू 350, मतलब कि C60 सबसे पहला था, रेंजिंग फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 60 टू 350 और अबव, या 350 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 60 टू 350 और अबव, ठीक है, और अबव। जिसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा तो स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब जिसमें चेंज नहीं है, मतलब कार्बन कम या ज्यादा नहीं होते, जो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यही वाला है, C60। तो प्रैक्टिकली भी सबसे ज्यादा इसी फुलरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 में लिखो। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि जो डायमंड वगैरह होता है ये कहां पर मिलते हैं ना, खान वगैरह जो होती है, कोयले की खान में मिल जाता है, जो बिल्कुल नीचे की लेयर होती है, ठीक है, गुफाएं वगैरह जो होती है वहां पर इस तरह की डिस्कवरी हो जाती है। ग्रेफाइट की तो डिस्कवरी रॉक्स वगैरह में भी हो जाती है। फुलरीन की डिस्कवरी कहां होती है? तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ऐसी जगह पर इसकी डिस्कवरी होती है, मतलब की हुई थी। तो जब इसको कोई चीज जलाई जाती है तो जलाने पर जो रोशनी निकलती है, फ्लेम निकलती है, उस फ्लेम के अंदर कभी इसकी डिस्कवरी हो गई, जो आने वाली लाइट होती है, रोशनी होती है, उसके अंदर इस फुलरीन की डिस्कवरी हुई, बेस्ड अपॉन माय नॉलेज, मेरी नॉलेज के हिसाब से। बाकी तुम डीप गूगल पर सर्च कर सकते हो। हालांकि मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं
ये सारी बातें मैंने इंटरनेट से ली है, तुम्हारे सिलेबस में तो इतना हैवी नहीं जितना मैं बताने की इसके बारे में कोशिश कर रहा हूं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो रोशनी होती है, जो चारों तरफ रोशनी हुई हुई है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी फुलरीन की डिस्कवरी हुई है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर फुलरीन की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, जब किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने पर जो सूटी फ्लेम निकलता है, मतलब कि जो धुआं निकलता है, डार्क धुआं, ठीक है, बहुत ही इतना डार्क कि कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखों में लगेगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसा डार्क धुआं, सूटी फ्लेम। तो उस सूटी फ्लेम के अंदर फुलरीन की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, खैर ये डिस्कवरी वाली बात ज्यादा करेंगे नहीं कि कैसे हुई है ना, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फुलरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, फुलरीन की रिसर्च नहीं कर रहे हैं, रिसर्च तो हो गई, अब तो हमें पढ़ना है बस। तो नंबर 2 में लिखो फुलरीन के बारे में थोड़ी सी और बातें। तो मैंने बताया था वैसे तो दुनिया भर की फुलरीन आज की डेट में आ चुकी है, 60 से लेकर 350 तक के कार्बन एटम की फुलरीन है आज की डेट में। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरीन, सबसे ज्यादा काम में आने वाली फुलरीन कार्बन 60 है। क्यों स्टेबल? क्यों स्टेबल? का मतलब होता है जो बदलता नहीं है। स्टेबल का क्या मतलब होता है? स्टेबल का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन एटम कैसे रहते हैं, जिसके अंदर कार्बन एटम फिक्स्ड रहते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना कम होते हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे कार्बन एटम्स। तो स्टेबल रहते हैं मतलब कि इसके अंदर कार्बन एटम ना तो बढ़ते हैं ना कम होते हैं, कार्बन 60। तो कार्बन 60 के लिए लिखो नंबर 2 में द C60 फुलरीन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं इसको, द C60 fullerene is the most stable. The C60 fullerene is the most stable, is the most stable, and it was the first, यही सबसे पहली थी, it was the first to be identified। तो सबसे पहले किसको आइडेंटिफाइड किया गया था? इसी को ही। It was the first, it was the first to be identified, to be identified। ठीक है, इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स, इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है अरेंज्ड, विच आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, जैसा कि मैंने बताया था, विच आर अरेंज्ड, विच आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक है, इन अ शेप ऑफ फुटबॉल और अ सोकर बॉल, बोर्ड पे लिखा हुआ है सोकर। सोकर भी फुटबॉल की तरह एक गेम होती है और इसकी बॉल भी फुटबॉल की तरह ही होती है। ठीक है, लेकिन सोकर एक अलग गेम होता है, फुटबॉल का एडवांस वर्जन होता है। खैर मुझे गेम के बारे में नहीं पढ़ाना है यहां पर। विच आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल और अ सोकर बॉल, और अ सोकर बॉल, इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है। ठीक है, तो वो नाम लिख लो, लिखो सोकर बॉल। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल, बोर्ड पे लिखा हुआ है बकी बॉल। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल। अच्छा, बकी बॉल इसको क्यों कहा जाता है वो भी आगे बता दूंगा। इतना तो समझ में आ गया कि बॉल क्यों बोला जाता है ना। बॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बॉल की तरह है। और बकी क्यों बोला गया है? अभी नाम आया था ना उस साइंटिस्ट का, है ना। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल, बकी बॉल।
तो इसके अंदर एक खासियत पाई जाती है। फुलेरीन के अंदर क्या होता है, फुलेरीन के अंदर 5-5 कार्बन एटम की और 6-6 कार्बन एटम की, 5 कार्बन एटम 6 कार्बन एटम को ज्वाइन करने वाली रिंग बनी हुई होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तो देखो इसके अंदर कितने कार्बन एटम अटैच हुए में, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर है ना तुम्हें ऐसी रिंग देखने को मिलेंगी। ये जो होता है फुलरीन, इसके अंदर 6 कार्बन एटम वाली रिंग होती है और इसके अंदर 5 कार्बन एटम वाली भी रिंग होती है। इस तरह की रिंग भी होती है इसके अंदर, 5 कार्बन एटम वाली भी रिंग होती हैं, 6 कार्बन एटम वाली भी रिंग होती हैं। तो जो 6 कार्बन एटम वाली रिंग होती हैं, इसके अंदर कितने कितने कार्बन एटम अटैच हुए होते हैं, 6-6। और इसके अंदर कितने कितने कार्बन एटम अटैच हुए हुए होते हैं, 5-5। क्योंकि ये 5 हैं तो इसको बोला जाता है पेंटागोनल, पेंटागोनल रिंग्स, पेंटागोनल रिंग्स। तो कई बार पेपर में आ चुका है, क्या फुलरीन के अंदर पेंटागोनल होती है या पेंटागोनल के अलावा कोई और सी रिंग भी होती है, तो तुम्हें बताना है हाँ होती है ना, 6 वाली होती है, जिसका भी अपना एक नाम है हेक्सागोनल। भाई ये नाम तो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाम तो तुमने पहले भी सुन रखे हैं। मैथ्स में होता है ना पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइडें होती हैं, हेक्सागन जिसमें 6 साइडें होती हैं, ऑक्टागन जिसके अंदर 8 साइडें होती हैं। समझ रहे हो ना, तो वही चीज है ये, हेक्सागोनल रिंग्स जिसके अंदर 6-6 कार्बन चिपके हुए होते हैं, और पेंटागोनल रिंग्स जिसके अंदर 5-5 कार्बन चिपके हुए होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन वाली कितनी होती है, 5 कार्बन वाली इसके अंदर 12 रिंग्स होती हैं, 5 कार्बन वाली 12 रिंग्स पाई जाती है और 6 कार्बन वाली 20 रिंग्स पाई जाती है एक फुलरीन के अंदर। मैं कौन सी फुलरीन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कार्बन 60 की। 10th क्लास में ना सिर्फ कार्बन 60 की ही बातें करेंगे और कोई सी फुलरीन की बातें नहीं करेंगे, और वो भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बातें करवा रहा हूं, वरना एनसीईआरटी के सिलेबस में तो इतना भी नहीं है, लेकिन पेपर में आता है, पेपर में आता है, इसलिए मेरी कराने की मजबूरी है। तो देखो 6 कार्बन एटम वाली रिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल रिंग्स, और ऐसी कितनी रिंग होती है एक फुलरीन के अंदर, पूरी की पूरी 20 होती हैं। 5 कार्बन एटम वाली रिंग को बोला जाता है पेंटागोनल रिंग्स, और ऐसी कितनी रिंग होती हैं, 12 रिंग्स होती हैं। काम की बात यह है कि ये रिंग दूसरी रिंग के साथ जुड़ जाती है, दूसरी रिंग तीसरी रिंग के साथ जुड़ जाती है, तीसरी रिंग चौथी रिंग के साथ जुड़ जाती है। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाली रिंग दूसरी रिंग के साथ जुड़ जाती है, दूसरी रिंग तीसरी रिंग के साथ जुड़ जाती है, और पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जब ये सारी रिंग जुड़ जाती है, जाल बन जाता है। क्या बन जाता है, जाल बन जाता है, चारों तरफ एक जाल बन जाता है, चारों तरफ एक जाल बन जाता है। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब जरा ध्यान से समझना, आगे जो आने वाला है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो ये 6-6 कार्बन एटम की रिंग है, मान लो मैंने एक और रिंग बना दी, मैंने 6 कार्बन एटम वाली एक और रिंग बना दी, ये लो ये मैंने बना दी। कितने कार्बन एटम की बनाई है, 6 कार्बन एटम की बनाई है। तो 6 कार्बन एटम वाली की खासियत होती है, 6 कार्बन एटम वाली की खासियत होती है, ये 6 वाले के साथ तो जुड़ ही जाती है। भाई 6 कार्बन एटम वाली रिंग 6 वाले के साथ तो जुड़ेगी जुड़ेगी। इसकी खासियत होती है ये 5 वाले के साथ भी जुड़ जाती है। तो कई बार पेपर में आता है कि 6 कार्बन एटम किस किस के साथ फ्यूज हो जाती है। फ्यूज का मतलब होता है मिल जाना, फ्यूज का मतलब होता है अटैच हो जाना। तो 6 कार्बन एटम वाली रिंग 6 के साथ तो जुड़ ही जाती है, 6 कार्बन एटम वाली रिंग 5 के साथ भी जुड़ जाती है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं 5 वाले की। कि ये 5 वाली 5 के साथ जुड़ती है, नहीं, ये अपने को ही धोखा दे देती है ना, ये अपने को ही धोखा दे देती है। ये वाली रिंग 5 के साथ जुड़ती ही नहीं है, ये सिर्फ किसके साथ जुड़ती है, 6 वाली के साथ जुड़ती है।
अब जरा ध्यान से देखो, 6 वाली रिंग कितनी है? 20। 6 वाली रिंग कितनी है? 20। तो सीधी सी बात है, 6 वाली को पूरा करने के लिए 5 की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। 5 की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। अब 5 वाली रिंग तो अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि आधे से ज्यादा रिंग तो वहां पर जुड़ गई। तो 5 वाली को 5 वाली रिंग मिलती ही नहीं है। 5 वाली को किसके साथ जुड़ना पड़ता है? 6 के साथ जुड़ना पड़ता है। और 6 वाली 6 के साथ भी जुड़ती है। 6 वाली 6 के साथ भी जुड़ती है और 6 वाली 5 के साथ भी जुड़ती है। लेकिन 5 वाली सिर्फ 6 के साथ ही जुड़ पाती है। 5 वाली सिर्फ 6 के साथ ही जुड़ पाती है। तो इस बात का तुम ध्यान रखना कि 5 वाली 5 के साथ फ्यूज नहीं होती। तो ये जितनी भी बातें मैंने समझाई है ना, इसको अब इससे और समझो। तो देखो मैंने बताया कि इसके अंदर 6 कार्बन वाली रिंग होती है। तो तुम देख सकते हो ये वाली जो ऊपर दिखा रखी है ये वाली रिंग, ये रिंग है 6 कार्बन वाली। कैसे? देखो, एक कार्बन एटम अटैच हुआ है, दूसरा कार्बन एटम लग रहा है, तीसरा कार्बन एटम लग रहा है, चौथा कार्बन एटम लग रहा है, पांचवा कार्बन एटम लग रहा है और छठा कार्बन एटम लग रहा है। तो इस पर 6 कार्बन एटम लगे हुए हैं, मतलब ये 6 कार्बन एटम वाली रिंग है। और 6 कार्बन एटम वाली रिंग, 6 वाली जो रिंग होती है वो 6 के साथ तो मर्ज हो ही जाएगी। ठीक है, वो 6 के साथ तो मर्ज हो ही जाएगी, साथ ही साथ वो और किसके साथ मर्ज भी हो जाती है? 5 के साथ। तो वो 5 के साथ भी मिल जाती है। तो तुम देख सकते हो ये वाली जो रिंग है इसके अंदर, इस वाली रिंग के अंदर ये वाली 6 वाली रिंग, यहां पर देखो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग। अब दोनों को देखो, ये थी 6 कार्बन वाली रिंग और ये है 5 कार्बन वाली रिंग। तो 6 वाली 5 के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि देखो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 के साथ जुड़ी हुई है। 6 की खासियत होती है 5 के साथ तो फ्यूज हो जाती है और ये 6 के साथ भी फ्यूज हो जाती है। अब जरा ये वाली रिंग देखो इधर, तो देखो ये वाली रिंग इसके साथ भी जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 वाली 6 के साथ भी जुड़ जाती है और 6 वाली 5 के साथ भी जुड़ जाती है। तो 6 वाली जो रिंग होती है वो दोनों के साथ मर्ज होकर नए नए तरीके से लेयर बनाती रहती है। वो नए नए तरीके से लेयर बनाती रहती है, तो दोनों के साथ जुड़ती है, 6 वाली 6 के साथ भी और 6 वाली 5 के साथ भी। अब बात करते हैं 5 वाली की। तो 5 वाली तुम एक भी ढूंढ के नहीं दिखा सकते कि 5 वाली 5 के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि 5 वाली जो रिंग होती है, 5 कार्बन एटम वाली जो रिंग होती है वो सिर्फ किसके साथ जुड़ती है? 6 वाली के साथ। तो देखो ये 5 वाली थी, ये 5 कार्बन एटम वाली रिंग थी, तो ये 6 के साथ जुड़ी हुई है। ये वाली 5 वाली रिंग थी, ये भी किसके साथ जुड़ी हुई है? 6 के साथ। ये 5 वाली रिंग थी, देखो ये भी किसके साथ जुड़ी हुई है? 6 के साथ। और देखो ये 5 वाली रिंग है, ये भी नीचे देखो 6 के साथ जुड़ी हुई है। और ये 5 वाली रिंग है फिर से, और ये देखो ये 6 के साथ जुड़ी हुई है। तो 5 वाली रिंग सिर्फ 6 के साथ ही जुड़ती है, कभी भी 5 के साथ नहीं जुड़ती। जरा इधर देखो, ये भी कितने वाली रिंग है? ये भी 5 वाली रिंग है। तो देखो इस 5 का जरा हाल जानते हैं। तो ये 5 वाली रिंग भी 6 के साथ जुड़ी हुई है। इधर देखो ये इधर चली गई, तो ये भी 5 के साथ जुड़ी है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा साइज करता हूँ, थोड़ा और खराब हो गया, रहने देते हैं। तो देखो ये भी इधर 6 के साथ जुड़ी हुई है, और ये देखो इधर साइड में भी ये 6 के साथ जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर 5 वाली रिंग सिर्फ 6 के साथ जुड़ती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें अब और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5 वाली जो है 6 के साथ जुड़ेगी और 6 वाली 6 के साथ जुड़ेगी, 5 के साथ, दोनों के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने समझाई है ना, ये सारी बातें नंबर 3 पॉइंट में लिखो। तो लिखो, इट कंटेन, तो बताओ 6 कार्बन वाली कितनी रिंग होती हैं? 20। और 5 कार्बन वाली कितनी रिंग होती हैं? 12। 5 कार्बन वाली 12 रिंग और 6 कार्बन एटम वाली 20 रिंग। ठीक है, तो लिखो, इट कंटेन 20, इट कंटेन 20, बोर्ड पे लिखा हुआ है 20, बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग्स। ऐसे ही लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखा है मैंने। इट कंटेन 26 मेंबर्ड रिंग्स। देखो इधर बोर्ड पे 20 रिंग्स होती है कितने मेंबर वाली? 6 मेंबर वाली। 6 मेंबर का मतलब 6 कार्बन वाली, है ना, 6 कार्बन वाली। ठीक है, इट कंटेन 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12, बोर्ड पे लिखा हुआ है 12 12
5 membered rings, 12 5 membered rings। बोर्ड पे लिखा हुआ है 20 तो होती है 6 मेंबर वाली और 12 होती है 5 मेंबर वाली, ठीक है। इट कंटेन 26 membered rings and 5 12 membered rings, 5 12 membered rings, 5 membered rings, ठीक है। तो जो 5 वाला होता है वो पेंटागोनल और 6 वाला हेक्सागोनल। तो लिख लो हैंस दिस स्ट्रक्चर कंटेन, इसी के अंदर चल रहा है, इसी पॉइंट में। हैंस दिस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? फुलरीन। किसकी बात हो रही है? फुलरीन की, है ना। हैंस दिस स्ट्रक्चर कंटेन hexagonal and pentagonal, hence this structure contain hexagonal and pentagonal rings। स्पेलिंग का ध्यान रखना, वैसे बोर्ड पे लिखी हुई है। hence this structure contain hexagonal and pentagonal rings, pentagonal rings। this structure contain hexagonal and pentagonal rings, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट तो मैंने बता दिया था कि जो 6 मेंबर वाली रिंग है और जो 5 मेंबर वाली रिंग है, 6 वाली 6 के साथ तो चिपक ही जाती है, 6 वाली 5 के साथ भी चिपक जाती है, ठीक है। 6 वाली 6 के साथ तो चिपकेगी ही चिपकेगी। चिपकना मतलब फ्यूज हो जाना, है ना, जुड़ जाना। तो 6 वाली 6 के साथ तो मर्ज हो ही जाती है, लेकिन 6 वाली 5 के साथ भी मर्ज होती है। हाँ, 5 वाली बेचारी मजबूर है, वो सिर्फ 6 के साथ ही मर्ज होती है, वो सिर्फ 6 के साथ ही मर्ज होती है ना। भाई 6 5 के साथ जुड़ रही है, 5 6 के साथ जुड़ रही है, तो एक ही बात है ना। देखो इधर, मैं इधर क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 6 वाली 5 के साथ जुड़ जाती है, तो 5 वाली भी तो 6 के साथ जुड़ जाती है, तो यहीं पर ही बात समझ में आ जानी चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो नंबर 4 में लिखो, लिखो 6 membered rings, 6 membered rings are fused, 6 membered rings are fused to both, 6 membered rings are fused to both, are fused to both 5 and 6 membered rings, 5 and 6 membered rings। देखो जरा, 6 मेंबर वाली 5 मेंबर के साथ तो मर्ज हो ही रही है, फ्यूज हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो 6 मेंबर के साथ भी फ्यूज हो रही है, ठीक है। तो 6 मेंबर वाली दोनों के साथ चिपकती है, 6 मेंबर वाली दोनों के साथ चिपकती है। 6 membered rings are fused to both 5 and 6 membered rings, ठीक है। लेकिन क्या 5 मेंबर वाली ऐसा करती है? नहीं। 5 मेंबर वाली जो रिंग होती है, 5 मेंबर वाली जो रिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ चिपकती है? 6 मेंबर वाली के साथ। वो 5 के साथ चिपकती ही नहीं है, वो सिर्फ 6 के साथ ही चिपकती है। जरा खुद ही सोचो, अगर 5 वाली 5 के साथ भी चिपकने लगी और 5 वाली 6 के साथ भी चिपकने लगी, 5 वाली रिंग तो पहले ही बाहर आए, 5 वाली रिंग तो पहले से ही बाहर आए, तो कहां से पूरी हो जाएंगी? फिर कम पड़ जाएंगी, फिर 6 वाली के लिए कम पड़ जाएंगी, सेटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए 5 वाली सिर्फ 6 के साथ चिपकती है, ठीक है। 5 वाली सिर्फ 6 के साथ ही चिपकती है। 6 membered rings are fused to both 5 and 6 membered rings, but 5 membered rings are fused, 5 membered rings are fused only to 6 membered rings,
fused only to 6 membered rings। सिर्फ किसके साथ? 6 के साथ। देखो ये वाली लाइन तुम इस डायग्राम से कितने अच्छे से समझ सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। और अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन टेस्ट में और पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, और अगर समझ में आता है तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो जरा, 6 मेंबर वाली 5 के साथ भी चिपकती है, 6 मेंबर वाली 6 के साथ भी चिपकती है, लेकिन 5 मेंबर वाली सिर्फ 6 के साथ चिपकती है ना। तुम देख सकते हो ये जो मैंने बनाया है ये वाला, ये इतना ही तो हिस्सा है। बताओ देखो जरा, यही तो है, उल्टा कर दिया। 6 वाली 5 के साथ चिपक रही है और 5 वाली 6 के साथ चिपक रही है, तो बात तो वही है। मैंने तुमसे हेलो मिलाई या तुमने मुझसे हेलो मिलाई, तो बात तो वही है ना। मैं तुम्हें हेलो करूं या तुम मुझे हेलो करो, तो बताओ क्या अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था ना कि इसका नाम फुलरीन कैसे पड़ा था, तो फुलरीन नाम इसका कैसे पड़ा था। और एक बंदा और था जिसका नाम क्या था? बकमिंस्टर। ये क्या था? मैंने वैसे थोड़ा सा गलत बता दिया कि ये साइंटिस्ट था ना। तो ये एक आर्किटेक्ट था अमेरिका का, अमेरिका का आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट समझते हो? आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बड़े बड़े बंगलो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़ी बड़ी इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। इनका क्या बनाते हैं? डिजाइन बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं, उनको बनाने से पहले उनका डिजाइन बनाया जाता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, जिसे हम कहते हैं नक्शा बनाना, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना। तो पहले डिजाइन बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं आर्किटेक्ट। ये भी एक कोर्स होता है और फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है, आज भी डिमांड है, फ्यूचर छोड़ो। खैर हम आर्किटेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर। तो बकमिंस्टर इसका नाम था, बकमिंस्टर फुलर, ये इसका पूरा नाम था, फुल नाम था, ये नाम से पता चल रहा है फुल नाम है। तो बकमिंस्टर फुलर ये अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था, मतलब इसका काम ही यही था नक्शे वगैरह डिजाइन करना। तो इसने क्या करा, इसने ना कुछ ऐसा घर बना, कुछ ऐसा एरिया बनाना था, ऐसा प्लेस बनाना था जिसका स्ट्रक्चर डोम था, डोम, ठीक है। जियोडेसिक डोम बनाया था इसने, जियोडेसिक डोम। मैंने पहले दिखाया भी था कि जियोडेसिक डोम कैसे होते हैं, ठीक है। तो जियोडेसिक डोम में फिर से दिखा देता हूं, इस तरह के डोम होते हैं। तो ये दिखने में मिलता जुलता स्ट्रक्चर किससे मिलने लगा? ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर फुलरीन से मिलने लगा। इसके बनाया हुआ डोम किससे मैच कर गया? इसका बनाया हुआ डोम फुलरीन से मैच कर गया, और उसी समय इस फुलरीन को एक नाम दे दिया गया जिसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। क्या नाम पड़ गया? बकमिंस्टर फुलरीन। तो इस स्ट्रक्चर से मैच करने लगा इसका बनाया हुआ डोम, इत्तेफाक से, ठीक है। तो जब उससे मैच करने लगा तो उसका एक प्रॉपर नाम बन गया बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो ये बात वैसे किसी काम की नहीं है, लेकिन बताऊं, ज्यादातर है ना फुलरीन को फुलरीन नहीं बोला जाता, यही बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो नोट में लिखो ये बात। द यूएस आर्किटेक्ट, मैंने बताया था ना ये यूएस का बंदा था, अमेरिका का बंदा था ये। सारे बढ़िया बढ़िया काम अमेरिका के लोग ही करते हैं। द यूएस आर्किटेक्ट, द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, बकमिंस्टर फुलर, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एम एन के बाद आई भी है, मिनिस्टर, है ना, बकमिंस्टर। कितने अजीब अजीब से नाम आ जाते हैं दुनिया में। खैर हमें क्या लेना, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। हमें कौन सा इसके घर जाना है? अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर नहीं, आई है ही नहीं, बकमिंस्टर ही है। द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर डिजाइंड डिजाइन जियोडेसिक डोम, बोर्ड पे लिखा है जियोडेसिक, मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूं। जियोडेसिक डोम कैसा होता है ये डोम? मैंने दिखा दिया था, गुलबंद कहते हैं इसको, ऐसे बंद होता है ये, गोल गोल होता है ऊपर चारों तरफ से, ऐसा लगता है आधी बोल काट के रख दी है,
द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर डिजाइंड जियोडेसिक डोम। तो इन्होंने तो ये एक डोम बनाया था। इस अमेरिकन आर्किटेक्ट ने क्या करा था, अपना एक डोम बनाया था। और वो डोम किससे मिलता जुलता था, वो डोम मिलता जुलता था फुलरीन से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बकमिंस्टर फुलरीन। तुम कहोगे इसने डोम बनाया और वो उससे मिलता जुलता था, तो उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन क्यों रख दिया, ये भी कोई बात हुई। अब रख दिया तो रख दिया, मैंने थोड़ी ना रखा है जो मुझसे बहस कर सकते हो। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों हुआ होगा वो तो तब की बातें हैं, और अगर गूगल पे सर्च करोगे तो शायद तुम्हें रिसर्च करके मिल भी जाए कि ऐसा क्यों रखा गया होगा। इसका बनाया हुआ डोम उससे मिलता जुलता था या उसी की तरह था, तो उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन क्यों रखा मुझे नहीं पता, लेकिन रख दिया ये पता है। तो लिखो, बकमिंस्टर फुलर डिजाइन जियोडेसिक डोम विच इज सिमिलर टू दिस कार्बन स्ट्रक्चर। जो किससे मिलता जुलता था, इसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था जिसकी बातें आज हम कर रहे हैं, जिसकी बातें आज हम कर रहे हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर है ना, विच इज सिमिलर टू दिस कार्बन स्ट्रक्चर, विच इज सिमिलर टू दिस कार्बन structure, which is similar to this carbon structure. Hence this structure is called, hence this structure is called, क्या बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, इसी वजह से hence this structure is called, बोर्ड पे लिखा हुआ है बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन और फुलरीन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन बोलो या फिर सिर्फ फुलरीन बोलो, एक ही बात है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, और फुलरीन। तो देखो हमने इस फुलरीन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है ना, किसने डिस्कवर्ड करा, कैसा कैसा होता है, इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होती हैं, इसके अंदर पेंटागोनल रिंग होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा डॉट बना दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। वैसे तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफी सारी बातें कर ली है ना। तो नंबर 1 लिखो, पहली प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसके देखने की बात करें तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और ये डार्क होता है, मतलब कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 में, इट इज अ डार्क सॉलिड, इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने पहले ही बताया था, जब किसी चीज को जलाया जाता है और उससे जो सूटी फ्लेम निकलती है, उससे जो रोशनी निकलती है ना, उससे जो फ्लेम निकल रहा है और जो एटमॉस्फेयर में रोशनी पाई जाती है, उसके अंदर तो इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो बताओ, सूटी फ्लेम जो कि धुआं होता है, धुएं के अंदर से इसको निकाला गया, तो बहुत ही छोटा होता है, ये माइनर होता है, माइनर, ठीक है। तो लिखो, इट इज अ डार्क सॉलिड at room temperature, it is a dark solid at room temperature, at room temperature, बहुत छोटा होता है। it is a dark solid at room temperature and a very small molecule, very small molecule, very small molecule, बहुत छोटा, very small molecule contain 60 carbon atoms, contain 60 कार्बन एटम्स। और सिर्फ 60 की बात नहीं है, अगर मैंने इसका बताया ना 350 तक होते हैं फिलहाल तो, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं 200 कार्बन एटम भी डाल दूं
ये 300 कार्बन एटम भी डाल दूं तो तब भी ये बहुत छोटा ही रहता है, तब भी ये बहुत छोटा ही रहता है। तो लिखो इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल and a very small molecule contain only 60 carbon atoms, contain only 60 carbon atoms, सिर्फ कितने 60 contain only 60 carbon atoms। और जबकि अगर हम डायमंड की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें तो वो भी कार्बन की ही फॉर्म है, वो भी प्योर फॉर्म है, बल्कि वो तो पहले की फॉर्म है, ये तो अभी अभी नई नई आई है, 1985 के बाद ही आई है, ठीक है। तो ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन वो आते हैं जायंट मॉलिक्यूल में, वो किस में आते हैं, वो माने जाते हैं जायंट मॉलिक्यूल में। जायंट का मतलब होता है विशाल, जायंट का मतलब होता है भव्य, मतलब वो बहुत बड़े लेवल के एटम है, ठीक है, वो बहुत बड़े लेवल के मॉलिक्यूल है, उनमें कार्बन होते हैं हजारों हजारों में, उनमें कार्बन होते हैं आमतौर पर हजारों हजारों में। भाई 100-200 में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि 100-200 में भी नहीं होते, होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके अंदर हजारों हजारों कार्बन अटैच हुए हुए होते हैं। और इसकी गिनती तो अभी 60 से स्टार्ट हुई है और 350 तक, ये ज्यादा से ज्यादा, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, है ना। तो ये एक छोटा है और वो जियांट मॉलिक्यूल है, तो ये बात नोट में लिख लो। कई बार पेपर में ना कंपैरिजन करने को आ जाता है कि फुलरीन में, डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या कंपैरिजन करेंगे हम, तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक छोटा मॉलिक्यूल है तो ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये भी प्योरेस्ट फॉर्म, लेकिन ये छोटे लेवल का है, वो बड़े लेवल का है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 300 350, उसके अंदर हजारों 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 कार्बन एटम्स। तो नोट में लिखो इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, in case of diamond and graphite, in case of diamond and in case of diamond and graphite, which are giant molecules, which are giant molecules, giant मतलब विशाल, जियांट मतलब बहुत बड़े लेवल पर, जियांट मतलब भव्य, इनके अंदर दुनिया भर के कार्बन एटम पाए जाते हैं, दुनिया भर के मतलब लाखों नहीं, हजारों हजारों। विच आर जियांट मॉलिक्यूल्स कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 बार लिखना है, थाउजेंड्स। बोर्ड पे देखो, पहले वाले 1000 में एस नहीं लगाना है, दूसरे वाले 1000 में एस लगाना है ना। वो बोलते नहीं हिंदी में 100 लोग हैं, कम से कम पार्टी के अंदर 100 लोग हैं, हजारों हजारों लोग हैं, है ना, 80 बंदे हैं, 10 लोगों को मार दिया मैंने, तो वाला ही है। तो 2 बार आता है ना कई बार हिंदी में, किसी किसी शब्द को हम 2 बार बोलते हैं। 10 लोगों को अकेले मारा था, 10 लोगों को मार पाओगे तुम, तो 10 मतलब कि 2 बार। तो देखो हजारों हजारों कार्बन एटम, है ना। तो पहले वाले में 1000 मतलब कि 1000 में एस नहीं आएगा और दूसरे वाले 1000 में एस आएगा। तो मैंने लिखवाया कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो डायमंड की बात करें तो डायमंड होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड, डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट, स्मूथी, चिकना, है ना, चिकना, फिसल जाता है जो आसानी से, स्मूथ, सॉफ्टनेस, ठीक है। लेकिन फुलरीन में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो फुलरीन इतना ज्यादा हार्ड होता है, ना ही फुलरीन इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इससे कम हार्ड और उससे थोड़ा सा कम सॉफ्ट, ठीक है, ऐसा कुछ पाया जाता है फुलरीन।
तो अगर कंपैरिजन करें ना तो कंपैरिजन करके हम ये कह सकते हैं कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है और ग्रेफाइट अच्छा खासा सॉफ्ट है, जबकि फुलरीन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, ना तो वो इतना हार्ड होता है और ना ही वो इतना सॉफ्ट होता है। तो ये वाली बात लिख लो भाई, ये वाली बात लिखो नंबर 2 में। बीच में जो नोट लिखवाया था वो हो गया बंद, बीच में जो नोट लिखवाया है वो तो हो गया बंद। अब ये बात नंबर 2 में लिखो, तो लिखो फुलरीन is neither very hard, fullerene is neither very hard, fullerene is neither very hard nor very soft, ना तो ये हार्ड ना ही ये सॉफ्ट। fullerene is neither very hard nor very soft, nor very soft as compared with diamond and graphite, as compared with diamond and graphite, compared with diamond and graphite। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट से कंपैरिजन करें तो ना तो ये इतना हार्ड है और ना ही ये इतना सॉफ्ट है। ठीक है, देखो 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात करें या तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बात करें तो जितनी भी बातें मैंने फुलरीन के बारे में लिखवाई है ना, उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा बातें अभी तक मैंने नहीं करी। एनसीईआरटी में जितनी बातें करी उससे थोड़ी सी ज्यादा बातें करी है बस मैंने। ऐसे समझ लो कि अगर एनसीईआरटी में 100% बात बता रखी है तो अभी तक मैंने तुम्हें 110% बातें लिखवाई हैं और बताई हैं और समझाई हैं, है ना। लेकिन जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 3 छोटे छोटे इसके इस्तेमाल निकलवा लिए नेट से कि कहां कहां पर इस तरह की फुलरीन का इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले टाइम में किया जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं ना। तो छोटा सा डॉट बना दो और लिखो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एंड यूजेस। तो कहां कहां पर इसको अप्लाई किया जाता है, कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। ठीक है, तो सोलर सेल तुमने सुना होगा, है ना। आजकल तो सोलर सेल का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, खास करके बिजली के उत्पादन में, है ना। तो सोलर सेल को बनाने के लिए कार्बन 60 का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर सेल को बनाने के लिए। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैग्नेट होती हैं, ऑर्गेनिक मैग्नेट्स, चुंबक होती है ना चुंबक, लेकिन कौन सी वाली, ऑर्गेनिक वाली। तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 5 मिनट लगेंगे। अब सोलर सेल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेट कैसे बनाई जाती है, और ये ऑर्गेनिक मैग्नेट क्या होती है, और ऑर्गेनिक मैग्नेट का कहां पर इस्तेमाल होता है। तो इतनी सारी बातें नहीं करनी और ना ही मुझसे पूछो, क्लास में भी और वीडियो में तो पूछ ही नहीं सकते। खैर, लेकिन हाँ, अगर जानने की इच्छा है तो नेट जिंदाबाद, दुनिया भर का रिसर्च करो, है ना, मेरा दिमाग की दही मत करो। तो कुल मिलाकर हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं यूजेस, वो भी तो हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, है ना। तो लिखो स्मॉल ए, पहला छोटा सा यूज। तो लिखो द कार्बन 60 मॉलिक्यूल, इसको तुम शॉर्ट में C60 भी कह सकते हो। द कार्बन 60 मॉलिक्यूल दैट इज फुलरीन। किसकी बात हो रही है, फुलरीन की। कौन सा वाला, बकमिंस्टर। द कार्बन 60 मॉलिक्यूल दैट इज फुलरीन used in preparation of, used in preparation of, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, used in preparation of, used in preparation of सोलर सेल, है ना, सोलर सेल बनाने के लिए।
सोलर सेल तो खैर तुम्हें पता भी है पहले से ही। प्रिपरेशन ऑफ सोलर सेल कॉमा ऑर्गेनिक मैग्नेट्स, ऑर्गेनिक मैग्नेट्स, ऑर्गेनिक मैग्नेट्स, ठीक है, किसके लिए? ऑर्गेनिक मैग्नेट्स के लिए, ऑर्गेनिक मैग्नेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नंबर बी, इस वाले एलोट्रोप की एक खासियत है कि ये इनटॉक्सिक होता है, इनटॉक्सिक होता है। ग्रेफाइट और डायमंड खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जहरीले नेचर के होते हैं। लेकिन इस वाले की खासियत है कि ये इनटॉक्सिक नेचर का होता है, जहरीला नहीं होता। बॉडी में चला भी जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर मेडिसिन में भी किया जाता है। और इसकी मेडिसिन तो आ भी रही है, किसी किसी मेडिसिन का तो नाम ही यही होता है, C60 मेडिसिन। तुम नेट पर सर्च करोगे दुनिया भर की निकल आ जाएगी, ठीक है। तो फुलेरिन का इस्तेमाल वहां पर भी होता है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं, कॉस्मेटिक्स समझते हो, लड़कियां ज्यादा समझती हैं कॉस्मेटिक्स, मुंह पे पुताई करवा लो इनसे बस जितनी मर्जी, है कि नहीं भाई? खुद को गोरा बनाने के चक्कर में कुछ भी पोत लेंगी मुंह पर, और बाद में देखेंगे क्या होगा इनका हाल। तो मेडिसिन में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है ना। कहां कहां पर कौन कौन से कॉस्मेटिक है, कौन कौन सी दवाई है, उन दवाइयों को कहां कहां पर किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं। तो इतनी सारी बातें नहीं करनी, सिर्फ छोटी सी बात करनी है ना। तो नंबर बी में लिखो, इन मॉडर्न टाइम, इन मॉडर्न टाइम, in modern time fullerene is used for medicine and cosmetic purpose. fullerene is used fullerene is used in fullerene is used in sorry fullerene is used for medicine and cosmetic purpose, is used in is used for medicine and cosmetic purpose. पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है मेडिसिन या कॉस्मेटिक, ठीक है, पर्पस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये जहरीले नहीं होते, तो लिख लो बिकॉज ऑफ इनटॉक्सिक, बोर्ड पे लिखा हुआ है इनटॉक्सिक, बिकॉज ऑफ इनटॉक्सिक नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? इनटॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और इनटॉक्सिक का मतलब होता है जो जहरीला नहीं है ना। टॉक्सिक का मतलब होता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और इनटॉक्सिक का मतलब होता है जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि हेल्थ की रिकवरी करेगा। बिकॉज ऑफ इनटॉक्सिक नेचर, बिकॉज ऑफ इनटॉक्सिक नेचर, ठीक है। अब लिखो नंबर सी, तीसरे वाले पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। आज के समय में हर एक देश चाहता है कि उसके यहां पर सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाए, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट करे। तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है फुलेरिन। तो वहां पर है ना, इसका इस्तेमाल एक नैनो मॉलिक्यूल के तौर पर किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कार्बन 60 है, मतलब कि जो फुलेरिन है, ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसको नैनो मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो इसका इस्तेमाल नैनो मॉलिक्यूल के तौर पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में किया जाता है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल वहां पर कैसे किया जाता है? तो भाई 10th क्लास की सिर्फ छोटी सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारी इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने की कि फुलेरिन का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कैसे किया जाता है और कैसे की जाती है डेवलप टेक्नोलॉजी, तो तुम केमिकल इंजीनियरिंग करो और वहां पर जाकर डीप नॉलेज लो,
मुझसे क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो हम तो बस छोटी सी बात करेंगे क्या, कि फुलरीन का इस्तेमाल नैनो मॉलिक्यूल के तौर पर किया जाता है टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो लिखो नंबर सी में, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस। टेक्नोलॉजिकल पर्पस कैसे किया जाता है, नैनो मॉलिक्यूल के तौर पर। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस, लिखो एज नैनो, एज नैनो सुपर मॉलिक्यूल, नैनो सुपर मॉलिक्यूल्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, नैनो सुपर मॉलिक्यूल्स, नैनो सुपर मॉलिक्यूल्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फुलरीन का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना है, नई टेक्नोलॉजी बनानी है, पुरानी को ठीक करना है, पुरानी को लेटेस्ट बनाना है, तो इस तरह में इन सुपर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है C60 फुलरीन। अब कैसे किया जाता है, वो तो भाई हमारी केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो अभी तो हम 10th लेवल पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 10th लेवल की केमिस्ट्री में छोटा सा टॉपिक है फुलरीन। अगर तुम इसके बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो तुम्हें वहां पर जाकर उस फील्ड में मिलेगी डीप नॉलेज, है ना। अभी तो हम केवल उतना पढ़ सकते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है, और मैंने तो तुम्हें उससे भी ज्यादा पढ़ा दिया बल्कि।